हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुपर्णा बोस, पीजीटी अर्थशास्त्र नए वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली 12वीं की परीक्षा के अर्थशास्त्र का जो पेपर है उससे संबंधित संभावित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें दो पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित संभावित प्रश्नों के संबंध में। चलिए आइए देखते हैं कि हर एक चैप्टर के अनुसार आने वाले संभावित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा के साथ साथ इस सेक्शन से एक और प्रश्न आता है इसी से जुड़ा हुआ कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर क्या है। अगला जो मुख्य प्रश्न है इस चैप्टर का वो है केंद्रीय समस्याएं, अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत 3 प्रश्न आते हैं। केंद्रीय समस्याओं का तात्पर्य ही 3 प्रश्नों से है। वह है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा जो इससे संबंधित केंद्रीय समस्याएं हैं वो है उत्पादन कैसे किया जाए। इसके साथ साथ तीसरा जो सवाल है वो है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केंद्रीय समस्या को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वो है अवसर लागत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अवसर लागत का अर्थ का मतलब है कि ये प्रश्न आ जाता है उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र से तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है। इसके साथ साथ उत्पादन संभावना वक्र का क्या अर्थ है, उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं और उत्पादन संभावना वक्र कॉनकेव क्यों होता है। इतने सारे प्रश्न कभी ना कभी आते ही रहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरा जो पाठ है उसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वह है उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण वाला पार्ट, जिसे हम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते रहते हैं, जिसमें कुछ मुख्य प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित किया गया है। उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लिखिए, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध को स्पष्ट कीजिए। और इस सेक्शन में जो अंतिम जो प्रश्न हो सकता है वो है उपभोक्ता संतुलन क्या है और यह सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत कैसे प्राप्त किया जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत पाठ से दूसरा जो भाग होता है वो है उदासीनता वक्र विश्लेषण, अर्थात उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि मुख्यतः यह उदासीनता वक्र के आसपास ये चैप्टर व्याख्या करता है। तो सबसे पहला मुख्य जो मेन क्वेश्चन से आता है वो है उदासीनता वक्र को स्पष्ट कीजिए या इसका अर्थ बताइए। उसके बाद है कि इसकी विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इस उदासीनता वक्र की विशेषताएं को लिखें। उसके बाद है सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ लघु उत्तरीय के अंतर्गत भी इसे डाला जाता है। उसके बाद जो प्रश्न है वो है बजट रेखा क्या है। बजट रेखा क्या है और बजट रेखा और उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन कैसे प्राप्त किया जाएगा, यह भी इस पाठ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि
दीर्घ उत्तरीय में भी रखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं मांग के नियम अध्याय पर। इसके अनुसार बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे मांग का नियम का अर्थ, मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है, साथ ही मांग वक्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही मांग का विस्तार और मांग के संकुचन में अंतर को भी स्पष्ट करना बताया जाता है। मांग में वृद्धि और मांग में कमी के अंतर को भी जानना आवश्यक है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पांचवा और छठा जिसे यहाँ दर्शाया गया है। इसके बाद आता है मांग की कीमत लोच के बारे में। मांग की कीमत लोच से संबंधित हम जानते हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और साथ ही इससे कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। और जो अंतिम प्रश्न इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मांग की कीमत लोच का जो है वो श्रेणी लिखना यानी प्रकार लिखना। इसके बाद अगला अध्याय आता है उत्पादन लागत का सिद्धांत। इसमें कॉस्ट से संबंधित विचारों पर प्रश्न रहते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वह है कि उत्पादन फलन क्या है, यानी यह उत्पादन से संबंधित है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है इससे परिवर्तनशील अनुपात नियम का वर्णन करना। इसकी व्याख्या भी आती है। ये बड़े दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में हर साल कुछ ना कुछ इसका आता ही रहता है। इसके बाद है तीसरा जो प्रश्न है वो है विभिन्न उत्पादन की धारणाएं यानी उत्पाद धारणाएं जो हैं उसके बीच के भी संबंध को और इन धारणाओं को परिभाषित करने के लिए भी आते हैं। जैसे कुल उपयोगिता क्या है, कुल औसत उत्पाद क्या है, सीमांत उत्पाद क्या है। इस तरह के प्रश्न भी बार बार हर साल अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। इसका जो इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होता है वो है लागत का सिद्धांत। लागत के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि लागत क्या है, यानी उत्पादन लागत का क्या अर्थ है। इसके साथ साथ आता है कि लागत के प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं लागत का, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन जो होता है वह दो भागों में बंटता है। एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, यानी स्थिर लागत का संबंध जो है वो अल्पकाल से है और परिवर्तनशील लागत का संबंध दीर्घकाल से होता है। इस तरह से ये इन दोनों के बीच में अंतर को भी स्पष्ट करना आपको आना चाहिए। साथ ही औसत लागत और सीमांत लागत क्या है और इसके बीच में क्या संबंध रहता है, वही जो है जो इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न हम कह सकते हैं वो आता है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतों में क्या अंतर है। और इसका दूसरा भी एक और प्रश्न आता है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। इस प्रकार हम लोग उत्पादन का सिद्धांत के अंतर्गत दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। एक है उत्पादन फलन से संबंधित और अगला है लागत से संबंधित। अगला अध्याय है पूर्ति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहले दो प्रश्न है वो है पूर्ति की परिभाषा दीजिए और पूर्ति के नियम को लिखिए। इसके जो दूसरे प्रश्न में जो पूछा गया है पूर्ति का नियम लिखिए, इसमें लिखने के साथ साथ कोशिश करिएगा कि इसके रेखा चित्र को भी अंकित कर दें, ताकि प्रश्न अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यह लघु उत्तरीय में है तो इसका रेखा चित्र देना आवश्यक है। पूर्ति के सिद्धांत का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखना और उनका वर्णन करना। अगला प्रश्न है पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन क्या होता है, इसे दर्शाना। इसे चित्र द्वारा या रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, साथ ही इसके बारे में एक दो लाइन में स्पष्ट भी किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वह है पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं। अगले सेक्शन का जो बाजार से है वो है बाजार और इसका संतुलन। इसके बारे में जो पहला प्रश्न है वो है बाजार की परिभाषा दे। उसके बाद बाजार संतुलन क्या है इसका अर्थ लिखिए। ये दोनों प्रश्न के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है अधिमांग क्या है या अधिशेष मांग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है तब अधिशेष पूर्ति के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस
चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन आता है वो है बाजार संतुलन कैसे स्थापित होगा। किसी भी बाजार में हम जानते हैं कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही संतुलन स्थापित होता है। इसके अंतर्गत संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा और संतुलन बिंदु, ये 3 जो कॉन्सेप्ट हैं आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगला अध्याय पूर्ण प्रतियोगिता या अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण से संबंधित है। इसमें आपको पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा पूछा जा सकता है, साथ ही पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न विशेषताओं को लिखना हो सकता है, और औसत आय और सीमांत आय अर्थात औसत आगम और सीमांत आगम AR और MR की धारणा भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही हम देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन कैसे प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं कि इसकी 2 धारणा है। एक तो सीमांत धारणा है जिसमें MR = MC के आधार पर होता है, और जो दूसरी धारणा है वो है कुल आगम की धारणा, जिसके अंतर्गत लाभ के द्वारा अधिकतम लाभ के आधार पर बाजार में संतुलन स्थापित हो सकता है। अगला जो प्रश्न है वही है कि MR और MC के शर्त को समझाइए, अर्थात MR और MC द्वारा किस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता अथवा किसी भी बाजार में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संभावित प्रश्नों की सूची में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसका अध्ययन करने पर हमें बहुत आसानी से अधिकतम नंबर मिलने में सहायता होगी। आशा है कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ आवश्यक जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में के लिए हम लोग आज यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं।